बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है शॉर्ट क्वेश्चन के। डिफाइन दिस टर्म थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर एंड हीट। तो थर्मल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है, इसको आपने डिफाइन कर देनी है, इनकी तारीफ लिखनी है। ठीक, राइट देयर एसआई यूनिट, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप यूज करते हैं इनके लिए वो आपने यहाँ पे वो भी लिखनी है। तो थर्मल एनर्जी क्या होते हैं, तो हमने सीखा इंट्रो में अच्छी तरह की जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और यकीनन इसके साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हमने एनर्जी के चैप्टर में अच्छी तरह से सीखा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यकीनन किसी बॉडी के अंदर अगर ये दोनों चीज़ मौजूद हो तो उसे कहा जाता है थर्मल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक में हमने सीखा था कि मूवमेंट के दौरान होती है, और जो पोटेंशियल है वो हाइट और किसी चीज़ के जो शेप या जगह बदलने से वो हो सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास एनर्जी आएंगे वो होते हैं थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर का मतलब हमने सीखा कि हॉटनेस और कूलनेस को कहा जाता है सादा अल्फाज में, और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके लिए हमने वो भी सीखा कि जो साइंसदान है ना वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके वो डिफाइन करते हैं टेम्परेचर को। तो इस लिहाज से काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होती है उसकी, तो उसी को ही कहा जाता है किसी बॉडी की। और हीट जो कि हमने सीखा कि एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफ़र हो, आमतौर पर वो बल्कि होते ही हैं, जो हॉटर चीज़ है वहाँ से कोल्डर चीज़ में वो ट्रांसफ़र हो रहे हो तो उसे कहा जाता है हीट। समझ गए? तो ये आपने लिखना है, इसके एसआई यूनिट भी लिखनी है, तो लिखते हैं इसको। इसके आंसर में आप लिखेंगे थर्मल एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरा लफ्ज़ लिखेंगे तो बेहतर रहेंगे। ठीक, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी कहा जाता है। एसआई यूनिट जो कि जॉल है, जो आप जानते ही हैं कि एनर्जी के लिए जॉल से ही शो करते हैं, तो यकीनन ये एनर्जी ही है, तो इसके लिए भी जॉल ही आएंगे। ठीक, टेम्परेचर इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ हॉट एंड कूल्ड बॉडी। तो किसी भी बॉडी के कितना हॉट है कितना कूल्ड है उसी को टेम्परेचर कहा जाता है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वी डिफाइन टेम्परेचर एज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मेजर टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स को भी आप कह सकते हैं। समझ गए? तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन में शो करते हैं आमतौर पर, जो इंटरनेशनल है वो और बाकी कुछ और भी हम यूज़ करते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी मामूल जो मामूलात ज़िंदगी है उसमें, तो ये दोनों भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है हीट। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूल्डर बॉडी। तो जो कि एक एनर्जी ही है, क्या कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हॉटर बॉडी में से कूल्डर बॉडी की तरफ वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसी को कहा जाता है हीट। समझ गए? तो इसका एसआई यूनिट दोबारा जॉल ही होंगे, क्योंकि ये एनर्जी की ही फॉर्म है, कहाँ है ना, तो जितने भी एनर्जी है उन सब के लिए जॉल ही आप यूज़ करेंगे। ठीक, जे से ही शो करेंगे। इसके बाद अगला है टेम्परेचर ऑफ हॉट आयरन रड इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक आयरन रड है जिसका टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यकीनन आप जानते ही है कि इसको कन्वर्ट किस तरह से करना है। तो यकीनी बात है, अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपने चेंज करनी हो केल्विन में, तो 273 को प्लस करते हैं, ये हमने सीखा था। तो केल्विन इक्वल टू 273 प्लस क्या होंगे, डिग्री सेंटीग्रेड होंगे। तो आप देख सकते हैं 273 प्लस जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 1000। समझ गए? तो ये आएंगे 1273 केल्विन में आएंगे आपके पास आंसर। समझ गए? पहले ये हो गए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है एंड फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करें। तो यकीनन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। वो फार्मूला क्या था आपके पास, 1.8C, ये आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद आपने 32 को प्लस कर देनी है। समझ गए? तो 1.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो कितना होंगे, तो यकीनी बात है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 1800। समझ गए? क्योंकि आप जानते ही हैं अगर ये पॉइंट में हो तो क्या करना है,
इस तरह से ना आगे पॉइंट को ट्रांसफ़र कर देनी है 1 2 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 मज़ीद ज़ीरो यूज़ करके आप आगे लेकर जा सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आगे 1 के साथ ज़ीरो हो तो, ठीक। इसके बाद मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये स्टेप आप दोबारा लिखिएगा। इसके बाद आएंगे 32, तो इसके लिए जो आंसर होंगे वो होंगे 1832 फ़ारेनहाइट, समझ गए। तो ये आपने सॉल्व करके आंसर को लिखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास, वाई बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड अप ऑफ स्टील बट हैंडल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो हमने ये डिटेल में सीखा भी था कि ये जो अगर बर्तन को अगर आप देखेंगे घर में जो चीज़ें पकाते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो यकीनन स्टील से बने हुए होते हैं, आयरन से बने होते हैं, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि ये हीट को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो आग के जब आप देंगे तो वो उसके थ्रू जल्दी से पास होते हैं ना, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है इसे। और इसी तरह अगर बाकी जो प्लास्टिक है उसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हीट जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए टाइम लगते हैं, यकीनन वो बेस्ट कंडक्टर नहीं है, समझ गए। इंसुलेटर कहा जाता है। तो इसीलिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं ताकि हमारा हाथ को कोई मसला ना हो, समझ गए। तो यकीनी बात है, इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो ये जो आलात होते हैं, ये जो ज़र्फ़ है कुकिंग के, वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? मेटल से बने हुए होते हैं। बिकॉज मेटल्स कंडक्ट हीट, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं फास्ट, तेज़ी के साथ, समझ गए। एंड कुक द फूड इजीली, तो यकीनी बात है आपको जल्दी से फूड पक के मिल जाएंगे। हैंडल मेड अप ऑफ प्लास्टिक, हैंडल जो है इसलिए हम प्लास्टिक से बनाते हैं क्योंकि ये कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर नहीं है। और तो यकीनी बात है ये इंसुलेटर ही होंगे, है ना। एंड वुड बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स विच मीन्स दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, समझ गए। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है आपके पास, इफ़ यू पुट ए डेंटेड पिंग पोंग बॉल इन हॉट वाटर इट्स डेंटेड पार्ट गेट्स द प्रॉपर शेप। तो यकीनी बात है अगर एक प्लास्टिक का जो बॉल है ना, टेनिस बॉल आप समझ सकते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा दबे हुए हो तो यकीनन अगर आप उसको गर्म पानी में कुछ देर के लिए रखेंगे तो वो दोबारा उसी शेप में दोबारा कन्वर्ट होंगे या दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक। तो ये क्यों, हाउ डज इट हैपन, ये क्यों हुआ? तो आप जानते ही हैं कि हमने पार्टिकल्स में सीखा था कि एक्सपेंड होते हैं, है ना। तो जब हीट देंगे उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर मौजूद जो हवा है वो गर्म होंगे तो वो एक्सपेंड होंगे। जब एक्सपेंड होंगे तो यकीनन वो दोबारा उसी फॉर्म में ही वापस आ जाएंगे, ठीक। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द वाटर विल हीट अप द एयर इनसाइड द पिंग पोंग बॉल। तो पिंग पोंग बॉल के जो अंदर मौजूद एयर है उसको जब हीट देंगे तो यकीनी बात है दिस काज द एयर टू एक्सपेंड। तो एयर एक्सपेंड होंगे, पॉपिंग द बॉल बैक इनटू शेप, फिर क्या होंगे, जो बॉल है वो दोबारा उसी फॉर्म में मुंतकिल होंगे, समझिए। तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला है, हाउ कैन ग्लाइडर्स फ्लाई वेरी हाई विदाउट एनी इंजन। तो इंजन नहीं होते यकीनन ग्लाइडर के, तो ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पे किस तरह से परवाज करते हैं, गिव रीज़न। तो आपने रीज़न भी बतानी है। तो यकीनी बात है जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई कर रहे हो तो उसके लिए इंजन की ज़रूरत नहीं होती। इंजन क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप एरोप्लेन में या जो हवाई जहाज़ है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो इंजन का काम होते हैं वो हवा को पीछे धकेलते हैं ताकि आप आगे जा सके, है ना। तो ये इंजन का काम ये होते हैं। जबकि बाकी जो फ्लाई है वो किस वजह से होती है, वो ये यकीनी बात है वो किसी भी ऑब्जेक्ट वो खुद फ्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से, हवा के थ्रू वो आगे इस तरह से गैसेस का जो ट्रांसफ़र है ना वो हम डिटेल में आगे सीखेंगे। तो इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर सकते हैं इंजन के बगैर, समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ग्लाइडर्स फ्लाई यूजिंग द बेसिक्स ऑफ एरोडायनेमिक। तो एरोडायनेमिक के बेस पर वो उड़ते हैं यकीनन। तो ये क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट डू नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड एन इंजन। तो ये प्रिंसिपल है, कानून है, जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके लिए कोई इंजन की ज़रूरत नहीं होती उड़ने के लिए, ठीक। इंजन सिंपली गिव्स यू द थ्रस्ट यू नीड टू मोर फुली काउंटर द वेट। तो यकीनी बात है इंजन क्या करते हैं, आपको धकेलते हैं, यू नीड टू मोर फुली काउंटर द वेट और एंड ड्रैग ऑफ योर एयरक्राफ्ट ऑन मास। तो इसके साथ
साथ जो आपकी वेट है और बाकी जो एयरक्राफ्ट की जो वेट है उसको उठा के रखते हैं, है ना। तो यकीनी बात है इसके लिए इंजन की ज़रूरत होती है, बाकी उड़ने के लिए इंजन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है 6 वाई मोस्ट मटेरियल्स बिकम लेस डेंस। तो अगर आप देखेंगे तो अक्सर जो मटेरियल्स है वो उसका जो अंदरूनी डेंसिटी है, कसाफत कहा जाता है उसे, तो ये कम हो जाते हैं एज देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर जो है ना पानी की, फर्ज करें अगर मैं पानी ही कहूँ तो उसकी मकदार कम आएंगे, ठीक। तो क्यों, तो यकीनी बात है आप समझ चुके हैं, हमने पार्टिकल्स को सीखा था। तो इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कहें, आपकी बुक में मॉलिक्यूल्स ही दिया हुआ है। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो तेज़ी के साथ मूव करते हैं, जब मूव करेंगे तो इसका डेंस यकीनी बात है ज़्यादा होंगे, जब ज़्यादा होंगे तो जो चीज़ें हैं जो डब्बा या जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जो कसाफत है वो कम होंगे, समझ गए। तो इसी को आपने आंसर में लिखनी है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी सब्सटेंस को हीट दिया जाता है, द मॉलिक्यूल्स मोर फास्टर, तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ यकीनन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। काज द मॉलिक्यूल्स टू पुश आउटवर्ड मेकिंग देन फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यकीनी बात है वो एक दूसरे को जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे ना, तो फर्ज करें एक यहाँ पे एक साइड हो तो उसके साथ वो तेज़ी के साथ टकराएंगे भी, तो इससे भी मसला हो सकते हैं ना। तो उसके लिए आपने जो बोतल है उसमें देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वो जगह खाली छोड़ देते हैं ना, तो इसीलिए ताकि ये जो डेंस है वो उसकी अगर वो ज़्यादा हो जाए तो ये इस डब्बे पे कोई फ़र्क ना पड़े, कोई असर ना हो, ये डब्बा टूट ना जाए, ठीक। तो इसी के लिए ये यूज़ करते हैं, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद है वाई एग्जॉस्ट फैंस आर कनेक्टेड नियर द रूम सीलिंग। तो यकीनी बात है जो एक पंखा आपने देखा ही होगा अक्सर जगहों पे, आपके रूम में भी होंगे, तो ये जो है ना ये छत के करीब उन्होंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है ना। जो पंखा है वो एक दीवार के साथ ही होंगे, जो छत के ऊपर है वो तो आपको यकीनन ठंडा करने के लिए आप यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो फैन है ये क्या करते हैं, जो हवा है या गंदगी है, जो पार्टिकल्स है उसको बाहर निकालने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होंगे, जो डस्ट होते हैं उसको ये बाहर आगे खारिज कर देते हैं, इसके थ्रू ये आगे जाते हैं, जो कि आपके रूम में या आपके बावर्ची खाने में जो भी डस्ट चीज़ें होना उसको इसके थ्रू आगे गुजारना होता है। और बाकी जो डोर और जो खिड़की है उसकी मदद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ताज़ा हवा आपके रूम के अंदर दाखिल हो रहे होंगे, समझ गए। और इसके बाद यहाँ से डस्ट इस साइड से बाहर निकल रहे होंगे, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे ही यूज़ करते हैं। जो डस्ट है वो यकीनन ऊपर उड़ते हैं तो ये यहाँ से खारिज होते हैं, समझ गए। इसी को आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं बिकॉज वार्म एयर राइजेस एंड फाइंड एग्जिस्ट पार्ट आउट ऑफ द रूम थ्रू द एग्जॉस्ट फैन। तो यकीनी बात है ये जो वार्म एयर्स है वो ऊपर उठेंगे और वो एग्जिस्ट पाथ, एक बाहर जाने का रास्ता तलाश करेंगे। तो यकीनी बात है अगर वहाँ पे एक पंखा हो तो वो उसी के थ्रू बाहर निकल सकते हैं ना। एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस, कूल फ्रेश एयर रशेस इनटू द रूम थ्रू द डोर एंड विंडो। तो डोर और विंडो के थ्रू आएंगे, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सपेंशन जॉइंट यूज इन द ब्रिज। तो ब्रिज में जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो क्यों यूज करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देनी है ब्रीफली, समझ गए। तो ये बुक में दिया हुआ है, मैं ठीक कर देता हूँ समझा के, आप उसी को कॉपी कीजिएगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिज हैव लॉन्ग स्पेन बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शन, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, थोड़ा सा खाली जगह उन्होंने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि विथ एक्सपेंशन जॉइंट बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो एज शोन करके आप
इसको हटा के ना बाकी यहाँ तक लिखेंगे, ठीक। अगर फिगर बनाएंगे तो ठीक इसको भी रखेंगे आंसर में, नहीं तो फिगर नहीं बनाएंगे ना आप, तो इसलिए इसको हटाएंगे यहाँ से, ठीक। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन जॉइंट्स ब्रिज कैन एक्सपेंड एंड कंस्ट्रक्ट इजीली ड्यूरिंग समर विदाउट एनी डैमेज टू ब्रिज। तो समर के जो टाइम है, गर्मियों के जो टाइम है, यकीनी बात है गर्म होंगे तो एक्सपेंड होंगे, जब एक्सपेंड होंगे तो ये टूट भी सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा जगह रखा हुआ है ताकि एक्सपेंड भी हो तो भी ये एक दूसरे से टकरा के कुछ मसला ना हो जाए, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो क्या करते हैं, एक थोड़ा सा खाली जगह छोड़ के फिर ब्रिज को इस तरह से तरतीब से फिक्स किया हुआ है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक आंसर में लिखना है, ठीक। अगला है आपके पास 9 सवाल है आपके पास, हाउ फास्ट सीलिंग हेल्प्स टू कीप रूम एट लोअर टेम्परेचर देन आउटसाइड ड्यूरिंग द समर। तो आउटसाइड में जो समर के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप अपने जो कमरे हैं उसको लोअर टेम्परेचर पे अगर रखनी हो तो ये जो फास्ट सेलिंग है वो किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फास्ट सेलिंग बिलो द रूफ इज डन विथ एयर ट्रेड बिटवीन सेलिंग एंड रूफ। तो सेलिंग और रूफ, तो बाहर जो छत यकीनन दो हिस्से होंगे, उसके निचला और ऊपरी जो हिस्सा है रूफ और सीलिंग कहा जाता है। तो एयर बीइंग गुड इंसुलेटर रिड्यूस द हीट, तो वो क्या करेंगे, हीट को रिड्यूस करेंगे। फ्लो फ्रॉम रूफ टू रूम, तो ऊपर से नीचे जो आप फ्लो हो रही हो तो उसको कम कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये फास्ट सीलिंग आपकी मदद कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने जो कमरे हैं उसको ठंडा या नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।